हफ्ते की शुरुआत आज बाजार ने बिकवाली के साथ की है। निफ्टी आधा % कमजोर होकर 10,900 के नीचे फिसला है। सेंसेक्स की बात करें 150 अंकों की कमजोरी आज यहां पर रही है। बैंक निफ्टी में भी आज गिरावट का रुझान रहा है, लगभग 66 अंक टूटकर ये बंद हुआ है। लेकिन मिड कैप शेयरों की बात करें यहां पर कोई सुधार नहीं आया है। मिड कैप इंडेक्स में गिरावट आज भी हमने देखी और ये 250 अंकों से भी ज्यादा कमजोर हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आज IT छोड़ सभी सेक्टर इंडाइसेस में बिकवाली ही हावी रही है। खासकर ऑटो, फार्मा, तेल, गैस शेयरों ने आज बाजार में दबाव बनाने का काम किया है। लेकिन हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी कल कैसे रह सकता है कारोबार के लिहाज से, हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या जुड़ गए हमारे साथ। तो प्रदीप, ये बताएं बाजार की नजर कल किन किन चीजों पर रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर रखेंगे, खासतौर पे चीन और अमेरिका के बीच जो नए दौर की बातचीत होने वाली है। वहां पे ट्वीट्स आते रहते हैं, कुछ खबरें, कुछ संकेत आते रहते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव आया तो वो मददगार होगा। कच्चे तेल में काफ़ी गिरावट आई है जो हमारे लिए अच्छे संकेत हैं, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन नतीजों का मौसम है और कल कुल 460 कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी, जिनमें कोल इंडिया और हिंडाल्को, साथ ही सन फार्मा। कोल इंडिया और हिंडाल्को के नतीजे तो कमज़ोर ही रहने की उम्मीद की जा रही है। सन फार्मा पर थोड़ी से सुधार के संकेत निकलते हैं या नहीं, इस पर नज़र रखेंगे। इंडेक्स के बाहर अगर देखें तो मिड कैप कंपनियों में बालाजी टेलीफिल्म्स, बाटा इंडिया, कॉनकॉर, इंडियन बैंक, इंडियन होटल, जेके पेपर, साथ ही NCC, प्रेस्टीज एस्टेट और RCF जैसे कई एक्टिव मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो इन सभी पर नज़र होगी। और साथ ही IIP और CPI के आंकड़ों पर भी नज़र रहेगी। हालांकि ये बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो इन पर रिएक्शन बुधवार को दिखेगा। ऑलराइट, शुक्रिया प्रदीप तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन अब कल की तैयारी के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट गौरांग शाह। गौरांग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो बाजार ने जो आज गिरावट का आलम देखा है, आपको लगता है कि कल बाजार की ट्रिगर्स तो खैर हैं ही, लेकिन अब अहम लेवल्स बाजार के लिए क्या होंगे? धन्यवाद कविता, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जैसे अभी प्रदीप भी जिक्र कर रहे थे, कुल मिलाकर के बड़ी मझौली छोटी कंपनियों के 460 कंपनियों के नतीजे आएंगे। उसमें से मेरे ख्याल से कुछ कंपनी जहां पर हमारी खरीदारी की भी कवायद है, उसके नतीजों पर भी हमारी नजर रहेगी। और आज जिस तरीके से हमने बाजार देखा, कभी उतार था तो कभी संभलता हुआ बाजार दिखाई दिया, और आखिरकार मेरे ख्याल से करीबन 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट से सेंसेक्स बंद हुआ। 50-60 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुई। तो नतीजों पर ज्यादा मेरे ख्याल से तवज्जो रहेगा कल। और हम ये भी इत्तेफाक रखते हैं कि नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आए तो शायद उन सब कंपनियों में आपको अच्छी खासी हरकत भी आती हुई नजर आएगी। लेकिन एक दायरा बना हुआ है, जो आपका सवाल था, 10,550, 10,650 नीचे के तरफ, 10,850, 11,000 ऊपर के तरफ, जहां पर हम जा करके फिर से नीचे की तरफ लुढ़के हैं। और ये मेरे ख्याल से आने वाले समय तक असमंजस परिस्थिति बनी रहेगी और दायरे में बाजार कामकाज करता रहेगा। और अगर आपने छोटी या मध्यम अवधि के लिए खरीदारी की है तो ऊपरी स्तर में मुनाफा बांधने की भी हमारी कवायद है। मैक्रोस पे फोकस करें तो IIP, CPI के आंकड़े भी कल आने वाले हैं, क्या आगे आपके रडार पर हैं? वेल, डेफिनेटली, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो जिस तरीके से आंकड़े आए हैं IIP के और CPI के, सुधार हो सकता है। लेकिन तकलीफ ये कविता के हर एक अंतराल के बाद जब ये आंकड़े आते हैं, उस पर मेरे ख्याल से रिएक्शन करना लाजमी नहीं होगा। ये आंकड़े जो है वो लंबी अवधि के नजरिए से देखने चाहिए। और अगर उसी नजरिए से हम देखें तो जो पिछली बार ये आंकड़े आए थे वहां पर काफी सकारात्मक से संदेश दिखे थे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि कल भी सुधार वाले आंकड़े देखने मिलेंगे। धातु क्षेत्र को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हमने 2 साल के निचले लेवल पर क्लोजिंग होते हुए देखी है पूरे इंडेक्स की, ये किस तरह का संकेत है, किस तरफ का संकेत है? तो धातु क्षेत्र में पहले तो मैं डिस्क्लोजर दे दूं कि हमारी 5 या 6 कंपनियों पर खरीदारी की राय है। और आज मेरे ख्याल से टाटा स्टील ने काफी कुछ योगदान दिया था, निचले स्तर से काफी कुछ सुधरा था। उसके साथ साथ बाकी अन्य कुछ चुनिंदा धातु क्षेत्र के शेयर में भी खरीदारी आती हुई दिखी। और हम एक चीज मानते हैं, अगर ये अमेरिका और चीन के बीच में किसी भी तरह का सुलह हो गया ट्रेड वॉर को लेकर के, तो इसी वजह से हमने काफी कुछ निचले तरफ के दायरे देखे थे अंतरराष्ट्रीय धातु मार्केट में, जो दाम होते हैं फेरस नॉन फेरस मेटल के। और अगर इस किसी भी तरह का समझौता हो जाता है तो मेरे ख्याल से मांग फिर से लौट कर आने की पूरी संभावना है। वो बात दूर छोड़ करके स्थानीय मार्केट में भी जिस तरीके से सरकार ने ढांचा खड़ा करने की बात की है, वहां पर आपको लोहा और सीमेंट तो बिल्कुल लगेगा।
और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम कल होता हुआ देख सकते हैं और एक्सिस बैंक के हवाले से जो खबर आई है सबसे पहले उसी की ओर रुख करते हैं। कल इस पे फोकस रहेगा। सरकार ओएफएस के जरिए बैंक में सूटी की हिस्सेदारी 3% बेचेगी और इसके लिए 689.52 का पर शेयर का प्राइस अभी यहाँ पर फ्लोर प्राइस तय किया गया है। कैसा लगता है आपको ये फ्लोर प्राइस? चलिए, फ्लोर प्राइस पहले तो ये सूटी के सेल को लेकर के पहले भी कई बार सरकार के तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कविता के जिस तरीके से पिछले कुछ तिमाहियों में खास करके जो तीसरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय साल के आए एक्सिस बैंक के, उसको लेकर के न तो सिर्फ हमारी कंपनी जो है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन बाकी जो अन्य ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने भी अपने जो लक्ष्य है वो ऊपर की तरफ बढ़ाए। तो जाहिर है ये मेरे ख्याल से 700 के आसपास का शायद सरकार का लक्ष्य हुआ रहेगा कि अगर पहुंच जाता है तो हम हमारी सूटी की जो हिस्सेदारी वो बेच देंगे। एक नीजक रिएक्शन आ सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ का ये सेल होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी और जो वॉल्यूम या फिर जो वैल्यू होगी उसकी। लेकिन अगर जल्दबाजी, मैं तो मानता हूं कि 750-800 तक के ऊपर के भी दायरे आपको देखने मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बहुत तीव्र गति से नतीजों में सुधार हो रहा है एक्सिस बैंक। तो किसी को अगर एंट्री करनी हो तो क्या और गिरावट का इंतजार करे? अब इसकी तो राय मैं नहीं दे सकता, मगर एक बात तो सही है कविता, आपके सीएनबीसी आवाज चैनल पर और आपके सहयोगी चैनल पर हमने 400 के स्तर पर भी कवायद की थी। जब ये 500-600 के बीच में काफी लंबे समय तक जूझ रहा था तब भी कवायद थी और आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। लेकिन एक ही गुजारिश है कि अगर एक खरीदारी करनी है तो एक समय पर पूरी पूंजी न लगाए, टुकड़ों में लगाए, हिस्सों में। ठीक है, स्टैगर्ड बाइंग करने की सलाह है आपकी। लेकिन गौरांग, एलेंबिक फार्मा के हवाले से भी खबर आ रही है, आप बताएं आपके रडार पे है या नहीं? गुजरात यूनिट पर 2 आपत्तियां जताई गई हैं। यूएसएफडीए ने यूनिट के लिए जो 2 आपत्तियां जताई हैं उसको लेकर क्या हम कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख सकते हैं? पहले तो डिस्क्लोजर है, 350 के आसपास खरीदारी की राय थी एलेंबिक फार्मा में। स्टॉक मेरे ख्याल से 600 के आसपास पहुंचा और करीबन 560 या 580 के आसपास काम कर रहा है। और ये जो आपत्ति जताई गई है, मेरे ख्याल से कंपनी का मैनेजमेंट काफी सक्षम है, तजुर्बा इनका काफी बेहतरीन है और इनके पास जो भी रिसोर्सेज चाहिए इन सब आपत्तियों को दूर करने के लिए या फिर सुलझाने के लिए, उसकी भी पूरी तैयारी है। तो अगर इस खबर को लेकर कल गिरावट आती है तो मैं तो मानता हूं कि नतीजों के आधार पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू जो दिग्गज फार्मा कंपनीज है। और कुछ चुनिंदा मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमें अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पर टोरेंट फार्मा भी एक कंपनी है, अजंता फार्मा एक दूसरी कंपनी है, इंक्लूडिंग एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स, जो हमें अच्छी लगती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और बाजार बंद होने के बाद हिंदुस्तान कॉपर के जो नतीजे आए हैं वो बता देते हैं। मुनाफा यहाँ पर 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ पे आया है। आय में भी इजाफा देखा गया है, 430 करोड़ से बढ़कर ये 470 करोड़ पर आंकड़ा आया है। गौरांग, तो ये भी एक धातु क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक है और यहाँ पर भी अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का, 2.5 साल का है तो आप निवेश कर सकते हैं। और कविता, मैं बिल्कुल मानता हूं कि पूरी मतलब जो फेरस नॉन फेरस पैक है, कंपनीज लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाल्को, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान जिंक, डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेकर के हम काफी उत्साहित हैं इन सब पर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब निफ्टी की 3 कंपनियां कोल इंडिया, हिंडाल्को और सन फार्मा अपने तिमाही नतीजे जो हैं वो कल पेश करेंगी। साथ ही बाटा, कॉनकोर, इंडियन बैंक, जेनरेगेशन, एनसीसी, ऑयल इंडिया और 3M इंडिया जैसी कई मिड कैप कंपनियां भी हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिसर्चर आशीष वर्मा और रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे और दोनों से ही हम बात करेंगे कल आने वाले अहम नतीजों पर। आशीष, बताएं आप सबसे पहले कि सन फार्मा के नतीजे कैसे रह सकते हैं? कल जो नंबर्स आने लाइकली है कि एक तो ध्यान रखें बाजार बंद होने के बाद आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल रखी गई है वो शाम 6:30 बजे की वो अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल है और स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन दिखा ही रहा था। ऊपर से विसल ब्लोअर की कंप्लेंट जो सामने आई तो उसके बाद दबाव गहराया था। तो ऐसे में जब कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है, नतीजे जब आने हैं तो सबकी नजर तो खैर उस विसल ब्लोअर कंप्लेंट और उससे जुड़ी तमाम खबरें, डेवलपमेंट्स पर होगी। जहां तक Q3 परफॉर्मेंस की बात है, यूएस सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ हालात सुधरते हुए नजर आएंगे क्योंकि नए लॉन्चेस हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट की पाइपलाइन इंप्रूव हो रही है। प्राइसिंग चैलेंजेस अभी भी रहेंगे लेकिन क्यू ऑन क्यू प्राइसिंग में भी कुछ हल्का सुधार एंटिसिपेटेड है। डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रीट मान के चल रहा है
कि अब तक प्रेशर में था और इस साल की दूसरी छमाही, ये जो Q3 Q4 है, तब हालात सुधरेंगे। तो इस बैकड्रॉप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आय 13-13.5% उछलेगी, इबिटा में 19% का उछाल होगा, मार्जिन से 120 बेसिस पॉइंट सुधरेंगे। अब मार्जिन जो है 21.8 से बढ़कर 23% हम मान रहे जाएंगे, पर स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। 21% से लेकर 27% तक की रेंज मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में देखी है मार्जिन्स को लेकर। इतना डिवीजन है स्ट्रीट में इसके परफॉर्मेंस को लेकर। मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे जरूर आया होगा, 365 करोड़ से बढ़कर 1064 करोड़ रुपए, पर ऐसा होगा नहीं, ध्यान रखें एडजस्टमेंट्स हैं। Q3 में प्रॉफिट जो हम पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं 75% गिर गया था। एडजस्टमेंट करूं तो दरअसल प्रॉफिट था 878 का, तो 878 से बढ़कर 1064 करोड़ का आंकड़ा आएगा। हाँ, ध्यान रखें जो इनकी वो यूएस आर्म है टैरो फार्मा, उसके नंबर्स आ चुके हैं ओवर द वीकेंड और वो नंबर्स स्ट्रांग है, तो अब कंसोलिडेटेड एंटिटी में उसको फायदा होगा। रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट एक्सपेक्टेड थी और टैरो फार्मा दरअसल 13% की ग्रोथ दिखाई है अच्छे मार्जिन पर। ऑलराइट, बने रहे हमारे साथ, लेकिन मैं गौरांग का रुख करती हूँ। गौरांग, सन फार्मा पर आपका क्या टेक है? दिग्गज कंपनी फार्मास्यूटिकल की और एक मेरे ख्याल से करीबन 1.5-2-2.5 साल से बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस, और जिस तरीके से आशीष भी अभी जिक्र कर रहे थे, मैं भी उम्मीद रखता हूं कि अब आकर के आशा की किरण दिखाए कंपनी मैनेजमेंट, आकर के स्पष्टीकरण करे विसल ब्लोअर्स केसेस को लेकर के, और खास करके जो कंपनी का जिक्र किया टैरो फार्मा, जिसका अधिग्रहण किया था सन फार्मा ने, तो पिछले 3 तिमाही के अगर आप योगदान देखें तो नकारात्मक परिस्थिति बनकर आ रही थी। तो मैं चाहता हूं कि जो उम्मीद है उस पर आंकड़े खरे उतरे और स्पष्टीकरण मैनेजमेंट की तरफ से आए, ताकि जो विश्वास डगमगाया गया था वो फिर से लौट करके आए। हमारी खरीदारी की राय है कविता, लेकिन ये लिस्ट में आखिर के पायदान पर आता है सन फार्मा, क्योंकि इसके मुताबिक इसके सामने इसके बनस्पत और भी बेहतर कंपनी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, हिंडाल्को और कोल इंडिया के भी नतीजे आने वाले हैं और सबसे पहले कोल इंडिया के नतीजों पर बात करते हैं। वरुण, देखिए, सबसे पहले कोल इंडिया की बात करते हैं तो इस कंपनी के नतीजे बेहतरीन रहेंगे। इस क्वार्टर में कोयले की डिमांड काफ़ी थी, खासकर जो पावर सेक्टर है वहाँ से, और उसके चलते जो FSA रियलाइजेशंस है वहाँ कुछ सुधार होते हुए नजर आएगा। लेकिन याद रखिए ये कंपनी ई ऑक्शन के जरिए भी कोयला बेचती है और जहाँ ये हायर प्रीमियम कमांड करती है, लेकिन इस बार ई ऑक्शन के जरिए ज़्यादा कोयला ये नहीं बेच पाए हैं, उसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए आय में ज़रूर 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मार्जिन जो है वो इस कंपनी के फ्लैट रह सकते हैं और मुनाफे में करीब 18-19% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 3,500 करोड़ के आसपास का आ सकता है। वहीं बात करें हिंडाल्को की, तो देखिए नोवेलिस के नतीजे तो अच्छे थे, हिंडाल्को के भी अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने के कारण इस कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर बढ़ सकता है। मार्जिन जो है 14.6% से गिर के 13.8% के आसपास आएंगे। एल्यूमिनियम का जो कारोबार है वहाँ तो सेल्स में करीब 1% की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन जो एबिटा है वहाँ पे वो सुधरता हुआ नजर आएगा, लेकिन कॉपर का जो कारोबार है वहाँ थोड़ी दिक्कतें होगी। वॉल्यूम्स अच्छे खासे बढ़ेंगे, फ्लैट भी रह सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें वहाँ पे जो एबिट है वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने मिलेगा 9-10% के आसपास। इसके लिए कंपनी के जो ओवरऑल नतीजे हैं मार्जिन से उसमें आपको कमजोरी देखने मिलेगी। नेट सेल्स में करीब 7-7.5% के आसपास की बढ़ोतरी, मुनाफा करीब 14% बढ़ेगा, 484 करोड़ के आसपास से बढ़ के ये करीब 550 करोड़ के आसपास जा सकता है। तो कोल इंडिया नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन हिंडाल्को के मार्जिन जो है वहाँ आपको प्रेशर साफ देखने मिलेगा। ऑलराइट, शुक्रिया आशीष आपका और वरुण आपका तमाम डिटेल्स के लिए। तो गौरांग, दोनों पर ही आपका अनुमान भी चाहेंगे। सबसे पहले कोल इंडिया, जो आउटपुट है उसमें सुधार, जो कोयले की क्वालिटी थी उसमें भी काफी बड़ा सुधार, और जिस तरीके से ऊर्जा उत्पादन कंपनियों से बयान आए थे कि इनको पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल रहा है, उसमें कहाँ पर किल्लत है। ई ऑक्शंस के द्वारा मैं चाहता हूं कि सरकार और कोशिश करे, कोयला मंत्रालय और कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन रियलाइजेशन लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्शन होंगे वो ई ऑक्शन के थ्रू होंगे, क्योंकि इनको बेहतरीन मार्जिन मिलते हैं वहां पर। और जिस तरीके से हमारी कवरेज है, आई थिंक लक्ष्य जो है वो करीबन 280 से 310-20 के आसपास के, लेकिन ये लक्ष्य कविता माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी कोल इंडिया के लिए कम से कम आपको 3 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विश्व भर में सबसे बड़ी जो कुदरती भंडार है कोयले के, वो कोल इंडिया के पास है। हिंडाल्को पर नोवालिस को लेकर के एक तरफ उत्साह, दूसरी तरफ ये सब पाबंदी, ट्रेड वॉर को लेकर के अंतरराष्ट्रीय मार्केट के नीचे के तरफ दायरे। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो कॉपर वर्टिकल से योगदान आएगा वो थोड़ा बेहतर आ सकता है, लेकिन मोर और लेस आई थिंक साइडवेज टू अ लिटिल बिट नीचे के तरफ आंकड़े आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी जैसे मैंने पूरी लिस्ट बताई थी धातु क्षेत्र की, खरीदारी की जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर, जहां पे सबसे पहले मुद्दत गोयल की रणनीति हम पेश करेंगे और इनकी सलाह खरीदारी की है। इन्होंने 10,840 का स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है 10,950 के टारगेट के लिए। सचितानंद उत्तेकर की रणनीति खरीदारी की है और इन्होंने 10,855 का स्टॉप लॉस 10,960 का टारगेट रेकमेंड किया है। समीत चौहान की रणनीति भी खरीदारी की है, 10,834 का स्टॉप लॉस 10,980 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे हम आगे बढ़ते हैं और एके प्रभाकर का व्यू लेके आते हैं। एमजीएल में बिकवाली की सलाह है, 928 का स्टॉप लॉस है इनका, 902 का टारगेट। डेरिवेटिव्स में आज सिप्ला में खरीदारी की सलाह दी है सुमीत बागड़िया ने, 530 का स्टॉप लॉस है, 560 से लेके 570 तक का टारगेट ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन सीधा अब रुक करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। गौरांग, क्या है आपकी आज की वैल्यू पिक? तो आज फार्मा सेक्टर पर ही काफी डिस्कशन किया हमने, तो हमने भी यही सोचा कि फार्मा में एक मजौली कंपनी है सुवेन लाइफ साइंस, इसको पेश किया जाए आपके सामने और दर्शकों के सामने। लंबी अवधि के नजरिए से हमने लक्ष्य करीबन 260 का बना करके रखा है। ये कंपनी काफी एडवांस काम करती है क्रैम्प्स के कारोबार में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो होती है वहां पर, और बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस ये लेकर के आई हैं। और एक बहुत बड़ा अंडर रिसर्च जो इनके पास प्रोडक्ट है, सेमी ट्रायल एंड क्लिनिकल स्टेज पे चल रहा है। अगर ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो जाता है तो एक अच्छी खासी आमदनी इस कंपनी के आसपास कंपनी के पास आ सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखती है इस कंपनी के लिए। लंबी अवधि के नजरिए से जैसे मैंने जिक्र किया, 260 का एक कंजर्वेटिव टारगेट है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ नतीजों के आधार पर इस टारगेट को, लक्ष्य को ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, तो सुवेन लाइफ साइंसेज आपकी आज की वैल्यू पिक है, 260 का टारगेट है। लंबी अवधि का नजरिया वैल्यू पिक के लिहाज से। चलिए अब रुक करते हैं आपके सवालों की ओर स्टॉक फटाफट में। गौरांग, पहला सवाल लेंगे चेन्नई से संजय सोनी का और इन्होंने ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी कर रखी है। इनकी बाइंग प्राइस 643 की है। तो ये भी एक मझौली फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दिक्कत है उससे जूझ नहीं रहा है। थोड़ी बहुत कम दिक्कतें आई और रेजोल्यूशन भी हो रहा है, नए प्रोडक्ट पाइपलाइंस भी काफी कुछ है इनके पास। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे, और गिरावट में अगर निवेश लायक पूंजी है तो जोड़ सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मुंबई से समीर पाटिल का सवाल येस बैंक पर है और इन्होंने 199 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। सुधार धीरे धीरे होगा। जो नए व्यक्ति का चुनाव किया गया है इस यस बैंक को और टर्न अराउंड करने के लिए और कारोबार को आगे लेके जाने के लिए, उस पे उनका जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, वो काफी बढ़िया है। जो दिक्कतें थी उसको लेकर के जो करेक्शन आया है वो अब पूरा हो चुका है। यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे कम लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 170-75 के आसपास बंद हुआ आज। इनके पास भी अगर निवेश लायक पूंजी है तो बने रहे, ऐड करें, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, रिकवरी के रूप में आपको परिवर्तन आने के लिए कम से कम 1.5-2 साल का समय लगेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, 1.5-2 साल का समय आपको इस निवेश को देना ही पड़ेगा। पुणे से प्रसाद भिड़े का सवाल स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर है और 262 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, थोड़े से ऊंचे भाव पे लेकिन घाटे में भी चल रहे हैं। क्या सलाह होगी इनके लिए? ऑप्टिकल फाइबर के कारोबार को लेकर के सबसे बेहतरीन सूचकांक पे ये कंपनी आती है। मेरे ख्याल से कुछ खबरों को लेकर के, प्रमोटर्स के प्लेज को लेकर के यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी और स्टॉक में गिरावट देखी। कामकाज अगर आप देखने जाए तो नतीजे अच्छे थे। कंपनी ने एक अधिग्रहण किया था ओवरसीज में, जिसको लेकर के अपनी जो प्रेजेंस है यूरोप यूएस में वो बढ़ाएगी। तो नजरिया लंबी अवधि का है, बने रहे, और ये जो गिरावट आई है उसका फायदा उठा करके जोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो गिरावट में आपको और जोड़ने की सलाह दी जा रही है। रायपुर से गौरव अंबानी का सवाल एमएनएम पर है और 774 रुपये 91 पैसे, बहुत ही ऊंचे भाव पे खरीदारी कर रखी है इन्होंने। आज 650 का भाव, और आज जो मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणी आई ट्रैक्टर के कारोबार को लेकर के, उसके लिए थोड़ी मायूसी आई है स्टॉक में। स्टॉक मेरे ख्याल से 4-5% नीचे था और कमूमन 4 या 5 ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट में देख रहा था कविता, सबके पास 800 से लेकर के 900 तक के लक्ष्य है। हमारे भी जो लक्ष्य है वो 850 के हैं, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा और इस स्तर पर अगर चाहते तो एवरेज कर सकते हैं। टर्न अराउंड बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पैसेंजर व्हीकल में नए नए मॉडल्स उतारेंगे, कमर्शियल व्हीकल का कारोबार काफी अच्छा कर रहा है
और एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के भी उतना ही उत्साह दिखता है। अहमदाबाद से विवेक पंड्या का सवाल है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे और 651 इनकी बाइंग प्राइस है गौरांग। दिक्कतों से गुजरा हुआ स्टॉक और जब रिपेमेंट थी इनकी नवंबर दिसंबर में पिछले साल, तो 1 रुपए का भी डिफॉल्ट नहीं किया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से उभरने को लिए और समय लगेगा। अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ही निवेश करना है तो HDFC लिमिटेड एक बाय डिफॉल्ट बेहतरीन चॉइस है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस। चलिए, तो आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये सलाह दी जा रही है। कुछ फेसबुक के दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं और अंकुर अग्रवाल का सवाल है, इन्होंने सेल में खरीदारी कर रखी है, 4930 का इनका बाइंग प्राइस है, 1 साल तक रुक सकते हैं। नजरिया बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में तो चुनाव को लेकर के असमंजस परिस्थिति है। बिल्कुल, हाँ। तो अगर आपके पास 1.5-2 साल या फिर उससे ज्यादा अगर आप समय दे सके तो मेरे ख्याल से सुधार हो सकता है और गिरावट का फायदा उठा करके और जुड़े। तो नज़रिए थोड़ा सा अपना बढ़ाकर आपको रखना पड़ेगा इस स्टॉक में। राकेश कुमार का सवाल वेदांता पर है और 240 की इनकी खरीद है। यहाँ पर भी खबरों को लेकर के वो जो केन इंडिया का स्टेक था उसको सेल को लेकर के अपनी जो एसोसिएट कंपनी है यूके में, वहां पर कुछ दिक्कतें आई। स्पष्टीकरण आया मैनेज की तरफ से। टुटीकोरिन में जो इनका प्लांट है उसको लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दिक्कत आई थी, वहां पर कुछ काम का बातें चल रही है, आई थिंक केस वगैरह चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कंपनी अच्छी है, सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स कंपनी है। और मैंने जब धातु क्षेत्र का नाम लिया था तब वेदांता का भी जिक्र किया था, तो बने रहे और एवरेज का। ऑलराइट, इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। गौरांग, डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप कोई? आपका धन्यवाद। निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से हम हमारे क्लाइंट्स को राय देते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से। धन्यवाद समय निकालकर आज शो का हिस्सा होने के लिए गौरांग। और कल का बाजार में मुझे भी इजाज़त है, लेकिन खबरों पर तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।